नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं समय-समय पे समाज के जो चिंतक लोग हैं, जो विचारक हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं उनसे समय-समय पे मैं चर्चाएँ कर रहा हूँ। और जो भी समाज में जो इसमें गुज़र रहा है कोविड-19 के कारण या अन्य कारणों से जो कमियाँ हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे समाज की हो, उसको ऊपर मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी की श्रृंखला में हमारे साथ हैं ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट, जाने-माने एक्टिविस्ट, भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड लिलित रघुवंशी जी को जानता है। सर, आपका इस टॉक में आपका स्वागत है। अ, सर, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक तरफ से अचानक कोविड-19 ऐसा नहीं कि भारत में अचानक घुस गया, करीब 2 महीने पहले से वो चीन में था, फिर एक-एक, 2-2 करके भारत में आया। तो उसके बाद से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, अचानक लॉकडाउन की घोषणा उन्होंने कर दिया। इसमें सर आपका क्या विचार है सर इसमें सर? नहीं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन बिना तैयारी के हुआ, और दूसरा है कि लॉकडाउन करने के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटित हो रहा था, खासकर यूरोप में, खासकर कि यूरोप जिस तरह से प्रिकॉशन ले रहा था, जर्मनी, फ्रांस, उस तरह का प्रिकॉशन भारत ने बहुत देर बाद में लिया है। और वहां से आने वाले लोगों का जिस तरह से थर्मल स्कैनिंग और रेंडम जो है चेक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, जिसके कारण भारत में जो है कोविड-19 का खतरा बढ़ा है। और जो लॉकडाउन किया गया, वो लॉकडाउन बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली क्या इसका असर हो सकता है, इसके ऊपर बहुत गंभीर चिंतन नहीं हुआ है। मतलब जैसे कैजुअल दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है, सबको पता है 6 हफ्ते का लॉकडाउन हो रहा है, तो यहाँ भी उस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, और जिससे स्थितियां भयावह है, आप देख रहे हैं। मतलब और केस भी बढ़ रहे हैं, हम चीन के पहुंच चुके हैं, और साथ साथ जो है लॉकडाउन से जो उत्पन्न भुखमरी की स्थिति है, लोगों के प्रवासी लोगों के भगदड़ की स्थिति है, लोगों के लौटने की स्थिति है, उनकी होने वाली एक्सीडेंट है, उसमें जो जाने वाली जाने हैं, वो कोविड-19 से मरने वाले की संख्या से ज्यादा हो गई। ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन राइट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है, वो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हाँ, सड़कों पे लाखों हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से लोगों का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसमें से आपका क्या राय है कि प्रधानमंत्री जी इसको क्यों नहीं इसे सीरियस ढंग से लेते हैं? क्यों, क्या क्या करना चाहिए सर, आपके अनुसार बताएं? देखिए, प्रधानमंत्री जी, एक तो जो प्रधानमंत्री जी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनकी चिंता दिखती है, चिंता दिखना है कि गरीब लोगों की, परंतु उनकी चिंता जितनी ज्यादा में दिखाई देती है बड़े लोगों के बारे में, बड़कों को लेकर के जितना वो चिंतित है, उतना जो है जो उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, वास्तविक जो है देश के निर्माण करने वाले लोग हैं, उनके प्रति नहीं देखती। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जहां तक बात है, लॉकडाउन में उसने केवल एक केस सुमोटो लिया है, वो जो महिला जिसके ऊपर बच्चा जो है लेटा हुआ था, परंतु किसी भी सीरियस केस को सुमोटो नहीं लिया। और हम लोगों के खुद जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पे भी हमले हुए हैं, जो पत्रकारों पे हमले हुए हैं कोविड के समय में, मुद्दे उठाने के कारण जो खामियां रही है ग्रासरूट लेवल पे, उसको भी एक तरह से इन्होंने जो है, मतलब मानवाधिकार आयोग ने केवल रजिस्टर्ड किया, नोटिस तक नहीं किया है। तो स्थितियां जो है एक तरह से जो है कह सकते हैं कि आई वॉज टैक्टिस की तरह से है, केवल जो है मतलब छलावा किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति लागू करने की दिखाई नहीं दे रही है। सर, ह्यूमन राइट्स जो वर्कर हैं, इनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन पे भी हमले हो रहे हैं। तो इसको, ये बहुत बड़ा इशू है कि एक जो रक्षक पर ही हमले हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे समाज में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर? तो सर, अभी तक ये लगभग कितनी घटनाएं घटित हुई होंगी सर आपके नॉलेज में सर, इसको लेके पूरा? हमारे जो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट किया, ऐसे 350 घटनाएं देश भर से में है, और नॉर्थ इंडिया में इसकी घटनाएं ज्यादा है। और उसके कारण क्या है, 2 कारण है कि आप कोविड-19 जो कोरोना है, और अगर आप स्वाइन फ्लू को देखेंगे जो हुआ था, स्वाइन फ्लू से 2 करोड़ लोग मरे थे,
कोरोना से इन्फेक्टेड ज्यादा लोग हैं प्रिवेंशन में रोकने का, कि मरने वालों की संख्या इन्फेक्टेड लोगों में केवल 1 से 2% है जो है। तो और कोरोना को हम इम्यून शक्ति बढ़ा के, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के, प्रिवेंशन करके हम उससे लड़ सकते हैं। और इसलिए हमने जो एक फियर एंड फोबिया, जो भय का माहौल क्रिएट किया कोविड-19 लेके, और हमने गांधी जी का अप्रोच नहीं लिया कि हमें घृणा जो है पाप से करनी चाहिए, पापियों से नहीं। हमें जो है कोरोना वायरस और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, उससे ग्रसित व्यक्ति के खिलाफ नहीं, जिसका प्रचार सरकार ने बहुत बाद में किया और जो ऑफेंसिव किया, उसका असर क्या है कि लोग डर गए, सही सूचनाएं नहीं दी गई, उसका सही तरीके से प्रचार नहीं हुआ। और मीडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक, वो हर चीज को सेंसर करके दिखाता है जो है, और वो जब सेंसर करके आप बहुत दिखाएंगे, गंभीर बातें नहीं दिखाएंगे, तो लोगों ने क्या किया कि जो लोग वॉरियर्स हैं, जो योद्धा थे कोरोना के खिलाफ संघर्ष करने वाले, उनके ऊपर हमले हुए। अगर डॉक्टर कह देता हम कुछ नहीं करते हैं, भाई प्राइवेट अस्पताल तो बैठ गए, तो अब सरकारी अस्पताल में बैठा हुआ आदमी दिन रात लग के अपने घर, उसी जगह उसका घर है, वो 14 दिन घर नहीं गया, फिर 14 दिन काम किया, 14 दिन क्वारंटाइन हुआ, फिर उसके बाद वो अपने घर आता है। और ये जो, और उसमें कई कुछ लोग इन्फेक्टेड होके 1-2 लोगों की डेथ हुई जो है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर उतनी डेथ नहीं हुई जिस तरह से इंडोनेशिया और खास करके जो है इटली में हुई। परंतु है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। हमें लगता है कि इन हमलों को रोकने के लिए बहुत संवेदनशील से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनके संपादकों से बात करनी चाहिए थी हमारे प्रधानमंत्री को, और उन लोगों को पॉजिटिव स्टोरी दिखानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कोरोना से इतना भय की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इससे आप भी बचेंगे, आपका समाज भी बचेगा, आपका परिवार भी बचेगा। ये मैसेज नहीं गया, और उस पे, और हर जगह आप जानते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते तो कुछ घटनाएं ऑलरेडी होती हैं, उसको सख्ती से निपटने की जरूरत थी। और साथ ही साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर और ये, उनको भी किसी तरह से सम्मानित करने की कोशिश सरकार ने नहीं की। अब आप जैसे डीए घटा दिया, अब जो लोग कोई काम नहीं कर रहे उनका भी डीए घटा दिया, और जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके जो 24 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, उनका भी डीए घटा दिया। तो ये जो निरपेक्ष समानता है, ये बहुत ही बुर्जुआजी और खतरनाक विचार है। ये जो है खास करके इस पे गंभीरता से लेना चाहिए कि जो लोग मजबूती के साथ लगे हैं और उनको जो है मतलब कंपनसेशन मिले, और जिन्होंने हमले किए हैं उनके केस को स्पीडी ट्रायल और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए जो है। जी सर, जो अभी आपने जो डीए की बात बोली, इसमें एक मैं पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि अभी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी जो तनख्वाह उनके काटे जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तनख्वाह काटे जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो डॉक्टर हैं और जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस हैं, चाहे आर्मी है, इनकी भी तनख्वाह मेरे ख्याल से कटनी नहीं चाहिए थी। अगर इनको हम हाँ जी, नहीं, ये नहीं कटनी चाहिए थी, बल्कि इनको तो कंपनसेट करना चाहिए था। जी जी, आप जो आदमी लगता है उसको पारितोषिक कैसे देते हैं, उसको सम्मानित कैसे करते हैं? एक सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं आप, एक जो है मतलब आप जो है केवल आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं मतलब फूल माला डालने में, उससे अच्छा अगर उतने पैसा उनके खाते में डाल देते, घोषणा कर देते और अखबारों से कहते कि इनके बारे में छापो जो है, तो उसका एक असर होता और उस पर जानकारी होती और उनका भी हौसला बढ़ता जो है। जी जी सर, अभी एक बहुत व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, अभी तो लॉकडाउन है, बाद में शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर शट डाउन होता है, जो इंडस्ट्री बंद होती है, तो भारत कितना पीछे जाएगा, उसको इकोनॉमी में कितना प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमन राइट कितना, जैसे हमारे जीविका के साधन सारे मर जाएंगे, तो ह्यूमन राइट कितना वायलेशन होगा सर? इस पे सर आपके क्या विचार है? देखिए, हमें लगता है कि सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार है वो तो बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित हुए हैं। भुखमरी बढ़ी है, चीजें बढ़ी हैं, खाद्यान्न जो ये यूपीए की जो ये खाद्यान्न सुरक्षा वाला नहीं होता तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मौतें होती है। और जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने निकल करके बांटा है और उसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी बांटा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरी दुनिया में मैं जो जानकारी मुझे मिल रही है वो ये है कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है लॉकडाउन खोले जा रहे हैं, और हमें लगता है रिस्ट्रिक्शन के साथ लॉकडाउन खोलना चाहिए।
हमको प्रिवेंशन लेना चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आती है, परंतु हमें काम अपना जारी रखना चाहिए जो है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस कॉर्पोरेट को इतना मदद करते हैं वो अपने प्रवासी मजदूरों को 2 महीने नहीं खिला सकता जो है। जी ये तो अद्भुत बात है भाई, जी मतलब 2 महीने नहीं खिला सकता। अगर वो 2 महीने खिलाता, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा 6 महीने साल भर नहीं चलेगा। दूसरा है कि ये अलग भी सोचने की और भी जरूरत है। हमें लगता है कि शटडाउन तो नहीं होगा, परंतु अर्थव्यवस्था में सुनामी तो आएगी, जो राहुल गांधी ने भी जिस बात को कही थी और अभिजीत बनर्जी और इन लोगों ने। हमें लगता है कि 2 चीजें करना चाहिए कि एक तो लोगों के खाते में पैसे देना चाहिए सीधा कैश। दूसरा है कि जो लोग गांव लौट के आ रहे हैं वो स्किल लोग हैं, प्रवासी लोग, उनको लेकर के ग्राम सभा बुलानी चाहिए। और ग्राम सभा जो गांधी जी का जो समझदारी थी और बाबा साहब की समझदारी जो थी कि सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए, मतलब वहां पे भी जात पात में करने लगे। मतलब अब ये पता नहीं कि बाबू साहब पंडित जी जो है दलित और ओबीसी से बातचीत नहीं करेंगे, वो ना हो। सब लोग मिलजुल के अगर करें और हमें गांव गणराज बचाए, तो हमें लगता है कि सबके स्किल को मैप आउट करके गांव में वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट हो और वहां पे इंडस्ट्री खड़ी हो। हम पार्ले गुजरात में क्यों बनाते हैं, हम पार्ले जी जो है हर जिले में बनाए और हर जिले में बेचे और पार्ले उससे मुनाफा ले। जो है उनको जो है जब वो इलाके में कराएंगे तो उनको सस्ते में मजदूर भी मिलेंगे और उनका ट्रांसपोर्ट की कास्ट भी बचेगी। तो हमको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को में काम करने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। शटडाउन नहीं होगा, लगातार हम सब लोगों का प्रेशर है, परंतु यह है कि अगर मोदी जी ये केवल लोन देते रहेंगे और लोगों को कैश नहीं देंगे और नोटबंदी से नोट छीन लिए हैं, तो सवाल है कि सुनामी तो आ सकती है। और उस सुनामी से थोड़ा डर लगता है कि जब अर्थव्यवस्था ही नहीं रहेगी तो जो सबसे वंचित है उसकी तो और हालत खराब हो जाएगी, उसको कहां से रोटी मिलेगी जो है। सर एक बात और, अगर हम भारत जो है एक धार्मिक परंपराओं वाला देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और कहा जाता है कि जितना धन और जितना पैसा भारत के धार्मिक संस्थानों में है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो क्या इस कोविड-19 को लड़ने के लिए अभी तक आपने किसी धार्मिक संस्थानों को आपने देखा कि वो लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और कैसे करें? नहीं, उसके लिए प्रियंका गांधी ने कुछ लोगों को चिट्ठी भेजी थी और उससे पहले 1-2 लोग तो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने किया है, मतलब अलग अलग धार्मिक, यहाँ भी मैंने स्वामी मुक्तेश्वरानंद इन लोगों को देखा है। हम तो खासकर जो सनातनी और अपने को हिंदू कहते हैं उनसे मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि वहां पे लोग जो उनके क्या भी बड़ी स्थिति खराब है। एक तो हेड होते हैं, खा पी के एकदम मस्त है, और पता चला कि अगर हम उनके क्लाइंट है, हमने उनको दिया 600 रुपए का तो 300 रुपए में दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ब्राह्मण रख करके उससे माला जपवाते हैं, जाप करवाते हैं। 300 वाले की बड़ी हालत खराब है आज के डेट में। हजारों ऐसे हैं जो आए बिहार से सब चीजों को। हम चलो और किसी के लिए कुछ करे न करे, पहले जो है जो बेचारों की हालत खराब है मंदिर बंद होने से, उनकी आजीविका चला जाए। मैं डलवरिया में बांटने गया था बिस्किट, और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने देखा ऐसे एक लाइन लगी है। मैं मेरे हिसाब से सब, मुझे लगा यहाँ गरीब मुसलमान है, ओबीसी है, दलित है, तब तक मैंने देखा कि कुछ लोग एक एक करके इधर से आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछना शुरू किया कि ये कौन लोग हैं। सब पंडित जी लोग हैं, सब पंडित जी लोग हैं, क्योंकि आधार कार्ड भरा जा रहा था और पंडित जी लोग भी बिस्किट लेने आ रहे थे। तो हमने 2-4 पंडित जी को किनारे ले जाके पूछे, क्या 50 पंडित जी लोग हैं जो यहाँ मंदिरों में काम करते हैं, हालत खराब है नहीं, 10 दिन तक तो चल लिया, और उसके बाद जैसी जगह में रहते हैं। अब जिसने दबा के रखा है उनका क्या है, अब उनका बहुत जो होगा तो हमको लगता है कि मंदिरों को हमें इमीडिएट खजाना खोलना चाहिए। पहले जो है अपने उन गरीब ब्राह्मणों को दे, और उससे ज्यादा हट करके कम से कम लोगों को भी दे। ये पैसा रख के हम करेंगे क्या है? और इन पैसों को जो है इनको कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में लगाएं, ये जो है उद्योग धंधों में लगाए, कुछ उद्योग धंधे करें, कुछ बिजनेस करें जो है। और हमें लगता है कि ब्राह्मणों को पूजा पाठ के अलावा जो है कुछ जो है उत्पादन का भी काम करना चाहिए। अपने पैसे से कुछ उत्पादन की फैक्ट्री खोल ले लोग, ठीक है हम लोगों को ना दे, परंतु कम से कम खोल ले, चले उन्हीं का माल हम लोग खरीद लेंगे जो है, परंतु कम से कम मेहनत का कुछ काम करे, कम से कम आटा की चक्कीये लगावे, कम से कम जो है कुछ अनाज ही गरीब मजदूरों का खरीद ले और खरीद करके भंडारण करके सही समय से लोगों को बेचे।
वो काम जितना उनको करना चाहिए था वैसे नहीं किया। जिस तरह से मैंने स्वामी और मुक्तेश्वरानंद को काम करते हुए देखा, उस तरह से मैं और लोगों को और मंदिरों को काम करते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली कि जो धार्मिक संस्थान है उनको अब लगने का वक्त आ गया है। अगर वो सही ढंग से नहीं लगेंगे, जो आस्था है लोगों की वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आदमी जब दुख में होता है तभी भगवान को याद करता है, जब भगवान उसकी सहायता नहीं करते हैं तो शायद विरक्त हो जाता है। और ऐसा न हो इसलिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। सर एक चीज और हमें ये बात बताएं कि जो लगातार हम देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स, मेन बात हमारा यही था ह्यूमन राइट वायलेशन का। सड़कों पे आज भी सुबह में कुछ घटनाएं, एक्सीडेंट घटनाएं घटी हैं। हाँ, कुछ दिन पहले भी घटी हैं और कई सारी देखिए दर्जनों डिलीवरियां भी और सड़क पे हुई हैं। तो अभी भी वक्त है हमें संभलने के लिए। तो आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो आप बताएं कि आपके क्या देश की जनता को और जो और मानवाधिकार के जो संस्थान के जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके लिए आपके सर क्या सजेशन है सर? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो लोग बैठे हुए हैं वो तो मानवाधिकार मानते नहीं, परंतु वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। उनसे एक बात कह रहे हैं कि महोपनिषद में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में कि ये मेरे लोग हैं, ये तेरे लोग हैं, सोचने वाले छोटे चित्त के लोग हैं। जो बड़े चित्त का सनातनी है वो सोचता है पूरा दुनिया मेरा परिवार है। हे प्रभु, आप जो है लोगों को बाहर से ला रहे हवाई जहाज से, पासपोर्ट वालों को और राशन कार्ड वालों को जो है मतलब पैदल चलवा रहे हैं। आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होने जा रहा है। अगर आप छोटा मोटा भी अगर उन पे पैसा खर्च करेंगे तो इस देश की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की ये है, जिनके निकले हुए मुनाफे से जो है मतलब हमारा जो है मतलब ये अर्थव्यवस्था चलती है, हमारे अमीर लोग चलते हैं। और ये जो हो रहा है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कल भी मैं अपना जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। तो क्या जन्मदिन मनाए, जो है कौन सी चीज की खुशी करें। अब एक तरफ जो है औरतें जो है, लोगों के पैर में छाले हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं। एक आदमी से मैंने पूछा तो करा कि मैं 13 दिन से हैदराबाद से चल रहा हूँ। साला मैं पागल हो गया कि साइकिल तो 13 दिन से आदमी चल के आ रहा है। साला यहाँ 20 किलोमीटर चलाने पे हफरी आने लगती है जो है, और वो लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनके साथ जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं कि जो कुछ भी है उनके साथ मिलजुल के खाएंगे, उनके साथ सुख दुख बांटेंगे। सरकार उनके साथ सुख दुख बांटे, जो है एमपी और एमएलए सुख दुख बांटे और समाज उनके साथ सुख दुख बांटे। क्योंकि अगर ये लौट करके नहीं गए फिर से जो है, और तो आप समझ लीजिए कि इनका गुजरात, इनका महाराष्ट्र, इनकी दिल्ली जो है बैठ जाएगी, जो है बेंगलोर इनका बैठ जाएगा जो है। क्योंकि बिना उन मेहनत कश मजदूरों के जो हाथ को और अपना खून पसीना बहाते, बिना उसके वो खड़े नहीं हो सकते जो है। और उनके बारे में इस तरह की अनाप शनाप बातें करना, और अब जो है कि अब कोई कह रहा है वो क्यों आ रहे हैं। अरे तो भाई तुम्हारे बच्चे विदेश से क्यों भाग के आ रहे हैं, विदेश में पड़े हुए हैं खूबसूरत जगह में, लंदन में, यूएई में, फलाने में, उनको क्यों ला रहे हो आप जो है। वो जब आपका मालिक जो है 2 महीना नहीं खिला सकता, आपकी सरकार 2 महीना नहीं खिला सकती, और जो है लोगों को कह रही है कि पता नहीं लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो लोग जो है क्यों नहीं अपने घर आएंगे। उनकी भी राइट टू चॉइस है जो है। तो इसलिए उनके लिए हमको अभी काम करने की बहुत जरूरत है, प्रवासी लोगों के लिए। सर एक अंतिम क्वेश्चन, जैसे कि अक्सर 2 शब्द है हमारे पास में। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंस बार बार आता है। इस पे कुछ लोगों को आपत्ति है कि सोशल डिस्टेंस ना होके फिजिकल डिस्टेंस हो, पहला चीज ये। दूसरा क्वेश्चन ये, जो हम बार बार हम मजदूरों को प्रवासी प्रवासी बोलते हैं, कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि कोई भी ये बोले कि भारत के जो नागरिक हैं वो नागरिक मजदूर है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो ये जो प्रवासी कहना और सोशल डिस्टेंसिंग करना अपने में कहाँ तक सही है, आप इस पर क्या प्रकाश डालें? देखिए, दोनों चीज की सोशल डिस्टेंसिंग भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत खतरनाक शब्द है, इसलिए कि यहाँ जात व्यवस्था है और एक कम्युनिटी का, इसलिए आप फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। 2 गज दूरी इंसान से है, इंसान की, क्योंकि ये वायरस 2 गज के बाद आगे नहीं बढ़ता, साइंटिफिक नॉलेज ये है, इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलना चाहिए। देखिए 2 चीजें हैं, भारत का नागरिक कभी माना ही नहीं दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को जो है। अभी भी घुमा फिरा के 70 साल बाद बहुत कांग्रेस ने काम किया,
परंतु अभी भी जो है, जो द्विचवाद है, जो खोपड़े में जनेऊ है ना, जो खोपड़े में जनेऊ है वो अभी भी चल रहा है, और वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए क्या है कि ये रियलिटी है। हमारे जैसे लोग देखते हैं कि भारत के नागरिक नहीं बने तो एक आइडेंटिटी है प्रवासी मजदूर के रूप में, और प्रवासियों को जिस तरह गाली दी जाती थी, ये समझने की जरूरत है कि अब पता चल गया है कि कितने प्रवासी जो है, मतलब ये गुजरात को, दिल्ली को और बंबई को चला रहे थे, यही असली भारत को चला रहे थे, अर्थव्यवस्था को चला रहे थे, जो है लोगों की हालत खराब है जो है। और वो कितने मेहनत कश है कि अपनी साइकिल से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, वो मोपेड पे आ रहे हैं, वो स्कूटी पे आ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, और अलग अलग तरीके लगा के आ रहे हैं। अपने जानवरों को भी मोहब्बत से रख रहे हैं, अपने बच्चों को मोहब्बत से रख रहे हैं, अपनी औरतों को मोहब्बत से रख रहे हैं। तो ये जो मेहनत कश जनता है, उससे जो है ये अभिजात वर्ग को सीखने की जरूरत है कि इस दूरी को मिटाए, उनसे क्षमा मांगे, और उनको भी प्रवासी मजदूरों की जगह भारत का नागरिक मानते हुए उनके ऊपर खर्च करे, उनको मोहब्बत दे, और उनसे जुड़े जाके जो है। और भारत में कोई कहीं भी रह सकता है। जब आप वहां 370 हटा दिए कश्मीर में, तो सवाल है कि पूरा भारत किसी का है, कोई कहीं रहे जो है। आप अगर वो महाराष्ट्र के नागरिक थे, तो महाराष्ट्र के नागरिक रूप में महाराष्ट्र की सरकार ने क्यों नहीं देखा, भारत की सरकार ने उनके ऊपर उस हिसाब से योजना क्यों नहीं बनाई जो है। ये जो कुछ करोड़ों लोग हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, आपके नागरिक, उन पे आपने खर्चा नहीं किया, ये इनका दोहरा चरित्र है। इसलिए प्रवासी हम लोग जरूर बोल रहे हैं, क्योंकि इनके दोहरे पंच को उजागर कर सके। कि आपने बहुत सवाल सही पूछा कि एक्चुअली इनको ये लोग नागरिक मानते ही नहीं, आदिवासी को भी नहीं मानते, पिछड़े को भी नहीं मानते, दलित को भी नहीं मानते। पढ़े लिख के जो खड़ा हो जाता है ओबीसी और दलित का आदमी, पिछवाड़े बतियाते हैं, हम तो अपर कास्ट में पैदा है, पिछवाड़े उल्टा उल्टा बात बतियाते हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि कोई इंटेलेक्चुअल जो है इन्हीं क्या पैदा होगा, इन्हीं क्या सब इंटेलेक्चुअल पैदा होने का गारंटी है जो है। जबकि इंटेलेक्चुअल जो है वेद व्यास से लेके जो है वाल्मीकि से लेकर के जिन ग्रंथों को बड़ा महत्व देते हैं, वो किन समाज के हैं जो है। इसलिए इनके ऊपर भी अटैक करने की जरूरत है कि डायग्नोसिस हो, और साथ साथ ये हो कि हमारा लक्ष्य हो कि इनको भारत का नागरिक माना जाए। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत वैल्यूबल बात बोली। और रियली में जब आप बात कर रहे थे, मेरी आंखें पूरी तरह से ढबढबा गई है। ठीक है, मैं रो तो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना इतना तकलीफ देख लिया हूँ कि आंखों से, बोलते हैं ना, आंखों का पानी सूख गया है। पर डे जो एक दो चैनलों को लिया जाए, जो सारी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो दुख दर्द है, उसको दिन रात उजागर कर रहे हैं। और कुछ अभी भी कुछ ऐसी मीडिया है जो इस चीज को अपने ढंग से बुना रही है। बहुत दयनीय स्थिति है। और रियली में आज मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, और जो समाज के लोगों के माध्यम से ये अपील करेंगे कि जो प्रवासी जो तुलना की जा रही है, उनको गर्व से बोला जाए भारत के नागरिक हैं, उनका दुख दर्द दूर किया जाए। और देखिए, मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी बात को रखूं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ में जाने माने भारत के जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, वो हैं लिविंग रघुवंशी जी। अपना बहुमूल्य समय दिया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, आप इस वीडियो को देखिए और कम से कम आप खुद से पालन करिए। आप उनको प्रवासी न कहिए, आप उनको दलित मत कहिए, आप उनको ओबीसी मत कहिए, आप उनको भारत का नागरिक का दर्जा दीजिए। मैं इसी अपील में करता हूँ आप सबको। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद।